हेलो एवरीवन एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12th की पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, जिसको अपन हिंदी के अंदर समझेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसको, जो आपके पास में बुक है, उसको अपने पास में रखें और जैसे जैसे मैं इसका ट्रांसलेट करता हूँ, इसकी प्रत्येक जो स्पेलिंग है उसकी मीनिंग को आप हिंदी के अंदर लिखते जाएं। आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आएगी। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। पहली लाइन में विलियम शेक्सपियर कहता है कि जो पूरा संसार है और स्टेज यानी एक मंच के समान है, पूरा संसार एक मंच के समान है, ठीक है ना। एंड ऑल द मैन एंड वुमन मेयरली प्लेयर्स, ठीक है ना। और सारे जो मैन हैं यानी कि पुरुष और जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, वो सब क्या है, मेयरली प्लेयर्स, वो केवल और केवल उसके प्लेयर्स हैं, ठीक है ना। यानी नाटक में भाग लेने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि पूरा संसार एक नाटक मंच के समान है और इस नाटकीय ढंग में, इस नाटकीय मंच पर भाग लेने के लिए सारे पुरुष और महिलाएं हैं, ठीक है ना। फिर है दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस। वे सब क्या करते हैं, यानी कि इस संसार रूपी मंच पर या संसार रूपी नाटक में जो महिलाएं और पुरुष भाग लेते हैं, ये और क्या करते हैं, तो ये बता रहा है कि वे सभी एग्जिट्स यानी कि बाहर निकलते रहते हैं और एंट्रेंस यानी कि प्रवेश लेते रहते हैं, ठीक है ना। ये संसार रूपी नाटक लंबे समय तक चलता ही रहता है, ठीक है ना, ये कभी नहीं रुकता है। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो इस नाटक में भाग लेने के लिए प्रवेश करते हैं और कई ऐसे होते हैं जो इसमें भाग लेकर के चले जाते हैं। जिस कैरेक्टर का यानी जिस पुरुष का इस नाटक से मतलब उसका कैरेक्टर पूरा हो जाता है, यानी उसका जो रोल था वो पूरा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से बाहर हो जाता है, अर्थात मर करके चले जाते हैं और कुछ जन्म लेकर के इस नाटक के अंदर, इस संसार रूपी नाटक के अंदर भाग लेने के लिए वापस चले आते हैं, ठीक है ना। फिर है एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, ठीक है ना। और एक जो व्यक्ति होता है यानी कि वन मैन यानी कि एक व्यक्ति अपने इस नाटक में, ठीक है ना, इस नाटक के अंदर जब भाग लेने के लिए आता है तो केवल वह इस नाटक के अंदर केवल एक प्ले नहीं बल्कि वह अलग अलग पार्ट्स में भाग लेता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति जब इस नाटक रूपी इस मंच पर आता है संसार के अंदर, तो वो क्या करता है, इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, यानी कि वह अलग अलग पार्ट्स के अंदर भाग लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो वह अलग अलग पार्ट्स के अंदर उस नाटक में भाग लेता है, ठीक है ना। हिज एक्ट बीइंग सेवन एजेस, वो कितने एक्ट में भाग लेता है, ठीक है ना। तो एक ही एक्ट के अंदर जब वो भाग लेता है तो वह 7 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। लेकिन कवि कहता है कि जब एक व्यक्ति इस नाटक में आता है तो नाटक तो एक ही है लेकिन उसके रोल बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो वह 7 प्रकार के रोल निभा लेता है, ठीक है ना। तो 7 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है, 7 प्रकार के वह रोल निभाता है। तो कैसे रोल निभाता है, इसके बारे में लेखक ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही है और मैं समझता हूँ बेस्ट पोइम ऑफ 12th क्लास, ठीक है ना। 12th क्लास के सबसे बेस्ट पोइम में से ये एक है, सेवन एजेज ऑफ अ मैन। बहुत ही शानदार पोइम है, ध्यान दें। पहली अवस्था के बारे में कहा गया है, एट फर्स्ट द इन्फेंट मेवलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, ठीक है ना। तो पहले अवस्था में इसमें बताया है, ठीक है ना, इन एट फर्स्ट द इन्फेंट यानी कि शिशु अवस्था। तो पहली अवस्था में वो क्या होता है, एक शिशु के समान होता है, ठीक है ना। पहली अवस्था में वह शिशु के समान होता है और पहली अवस्था में वो करता क्या है, मेवलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म, ठीक है ना। जो नर्स होती है, नर्स यानी बच्चे को संभालने वाली, ठीक है ना, वो बच्चे को संभालती है ना, दाइमा, ठीक है ना, उसकी आर्म्स यानी कि भुजाओं में वो क्या करता है, मेवलिंग एंड पकिंग, ठीक है ना। मेवलिंग एंड पकिंग दोनों का एक ही अर्थ होता है, चिल्लाता रहता है, रोता है, चिल्लाता है। छोटा बच्चा रोता है, चिल्लाता है, उसको मेवलिंग एंड पकिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ दाइमा की भुजाओं में रोता है और चिल्लाता है, ठीक है ना, ये उसकी पहली अवस्था होती है, ठीक है ना। याद रखना पहली अवस्था कौन सी है, तो इन्फेंट वाली अवस्था यानी कि एक शिशु वाली अवस्था होती है, ठीक है। अब आगे बताया देन द विनिंग स्कूल बॉय। देन का मतलब आ गया कि दूसरी अवस्था कौन सी है, तो दूसरी अवस्था स्कूल बॉय की अवस्था है। याद रखें पहली अवस्था इन्फेंट की, तो दूसरी अवस्था स्कूल बॉय की। तो स्कूल बॉय की अवस्था में वो किस प्रकार का
अपना नाटकीय ढंग पेश करता है, ठीक है ना। पहली अवस्था में तो उसका नाटकीय ढंग जो होता है वो क्या होता है कि नर्स की आरंभ में, यानी कि नर्स की जो भुजाएं होती है उसके अंदर वो क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है। और दूसरी अवस्था वो होती है जो अवस्था स्कूल बॉय की अवस्था होती है, और इसके अंदर बताया गया है देन द वेनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल, और सैचल का मतलब होता है बैग। स्कूल बैग जो होता है ना, छोटा थैला, उसको सैचल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और दूसरी अवस्था के अंदर वह एक अनिच्छुक स्कूल बच्चे के समान होता है, स्कूल बालक के समान होता है, जिसमें वो क्या करता है विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नैप। और दूसरी अवस्था में वो क्या करता है, यानी अपने बैग के साथ में, कौन सा बैग, जो स्कूल वाला बैग होता है ना, उसके साथ में सैचल यानी कि बैग के साथ में एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग यानी कि चमकता हुआ, मॉर्निंग फेस यानी कि सुबह सुबह का चेहरा, ठीक है ना। वो करता क्या है, क्रीपिंग, क्रीपिंग यानी कि रेंगता है, ठीक है ना, क्रीपिंग यानी कि रेंगता है, लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। लाइक स्नेल का मतलब हो गया घोंगे के समान रेंगता है। घोंगा होता है ना, सीपी घोंगा जो समुद्रों के किनारे होता है, ठीक है ना, उसके समान वो क्या करता है, रेंगता है। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के साथ में, टू स्कूल यानी कि स्कूल की ओर, ठीक है ना। वापस समझिए अच्छी तरीके से, यानी कि इस दूसरी अवस्था के अंदर एक जो अनिच्छुक बालक के समान होता है जो स्कूल जाता है, लेकिन कैसे, एक बैग के साथ में जाता है, एक छोटे से बैग के साथ में जाता है, चमकते हुए सुबह सुबह अपने चमकते हुए चेहरे के साथ में स्कूल जाता है, लेकिन अनविलिंगली जाता है, मतलब उसकी इच्छा नहीं होती कि वो स्कूल जाए, लेकिन मजबूरी में वो क्या करता है, स्कूल जाता है। और ऐसे रहता है जैसे एक घोंगा रहता है, छोटा सा जो घोंगा होता है ना, सीपी, ठीक है ना, वो कैसे रहता है, बिल्कुल धीमी धीमी गति से चलता है, वैसे एक स्कूल बालक धीमी गति से स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये अवस्था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। दूसरी अवस्था का नाम है स्कूल बॉय, ठीक है। अब बात आती है तीसरी अवस्था की, एंड देन द लवर। लवर का मतलब क्या होता है, प्रेमी, ठीक है ना। तो तीसरी अवस्था कौन सी होती है, एक प्रेमी वाली अवस्था हो जाती है, ठीक है ना। एंड देन द लवर यानी कि प्रेमी वाली अवस्था। साइन लाइक फर्नेस, फर्नेस का मतलब क्या होता है, भट्टी, ठीक है ना। साइन लाइक फर्नेस, साइन का मतलब होता है मतलब एनी टाइम जलता रहता है, ठीक है ना। तीसरी अवस्था के अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो एनी टाइम जलता रहता है, किसके समान, भट्टी के समान एनी टाइम जलता रहता है। यहाँ पर जलने का मतलब है थोड़ा दुखी भी रहता है, थोड़ा परेशान भी रहता है, लेकिन हाँ इसमें वह व्यक्ति आनंद भी लेता है, ठीक है ना। आनंद में दुख तो होता ही, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो इस तीसरी अवस्था के अंदर वह भट्टी के समान एनी टाइम जलता रहता है। एंड फिर विद वोफुल बैलेड, ठीक है ना। तो बैलेड का मतलब क्या होता है, बैलेड का मतलब होता है सॉन्ग, ठीक है ना, गीत, और वोफुल का मतलब हो गया शोक गीत, ठीक है ना, गम के गाने, ठीक है ना। वह गम के गानों के साथ में मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ठीक है ना, मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, यानी कि वे गाने किसके लिए बने होते हैं, मैड टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी जो मिस्ट्रेस होती है यानी प्रेमिका जो होती है, उस प्रेमिका के आईब्रोज, आईब्रोज मतलब उसकी जो भौहें होती है ना, उनको इंगित करते हुए वहाँ जो गाने बनाता है, कैसे गाने, शोक वाले गाने, उनको गुनगुनाता रहता है, ठीक है ना। तो एनी टाइम क्या करता है, वह भट्टी के समान जलता रहता है और अपनी प्रेमिका जो होती है ना, उसकी आईब्रो के ऊपर वह शोक गीत गाता रहता है, ऐसा लेखक ने कहा, ठीक है ना। रियल में होता है या ना होता है, बट हाँ इसने जो बताया ना, ये एक साइकोलॉजिकल व्यू है। तो साइकोलॉजिकल व्यू का मतलब है कि मोर देन ऐसा होता है, ठीक है ना। हो सकता है आप में से एक दो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बट सबके नहीं बात हो सकती है, लेकिन मोर देन 90% जो लोग होते हैं उनमें ये चीज़ तो होती है। वैसे पता ही चलो अब आती है चौथी अवस्था। तो तीन अवस्थाएं पूरी हो गई, पहली तो थी इन्फेंट की, और दूसरी अवस्था थी स्कूल बॉय की, और तीसरी अवस्था थी लवर की। आशा करता हूँ तीनों अवस्थाएं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब चौथी अवस्था कौन सी होती है वो देखिए, ठीक है ना। लवर के बाद वाली अवस्था जो होती है वो सोल्जर की अवस्था होती है, सोल्जर यानी कि सैनिक अवस्था। तो इसमें बताया गया है देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंच ऑस, ऑस का मतलब क्या होता है, ऑस यानी कि शपथ, ठीक है ना। तो वह अजीबोगरीब शपथ ले लेता है, यानी कि इस अवस्था में व्यक्ति अगर ठान लेता है तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना, और मान लेता है तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ठानने पर ही जीते, मानने पर तो हार ही मिलती है, ठीक है ना। तो इस अवस्था के अंदर व्यक्ति वो अजीबोगरीब शपथ ले लेता है, ठीक है ना।
एंड फिर है ओस एंड बर्डेड लाइक द पार्ट, ठीक है ना। अब बर्डेड का मतलब होता है उसकी जो दाढ़ी होती है, ठीक है ना, ये वाली दाढ़ी, तो वो दाढ़ी कैसी रखता है, लाइक द पार्ट, पार्ट यानी कि लेपर्ड, आपने शब्द सुना होगा, लेपर्ड यानी तेंदुआ होता है, ठीक है ना, तो तेंदुए के समान वो क्या रखता है, अपनी दाढ़ी बना करके रखता है, थोड़ी बड़ी दाढ़ी उसको अच्छी लगती है, किसमें, सोल्जर वाली अवस्था के अंदर, ठीक है ना, यही 20-25 के आसपास वाली जो अवस्था होती है, ऐसे बंदों को अपनी दाढ़ी जो होती है वो बड़ी रखनी बहुत पसंद होती है, ठीक है ना। और फिर है जीलस इन ऑनर, ठीक है ना, ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान, और जीलस का मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ठीक है ना, यानी अपने सम्मान के लिए एनी टाइम जिज्ञासु रहता है, यानी कि सम्मान पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों को बेइज्जती बहुत बहुत कम पसंद होती है, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को इज्जत पसंद होती है, और इज्जत को पाने के लिए यानी अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए नए नए होते हैं जो प्रतिष्ठा बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इस अवस्था के अंदर ये जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सडन एंड क्विक इन क्वारल सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ठीक है ना, रेपुटेशन मान मर्यादा समृद्धि, ठीक है ना, तो इसमें बताया गया है एंड सडन एंड क्विक इन क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा कर लेता है, किसमें करता है, सडन यानी अचानक, और क्विक यानी जल्दी से, अचानक और जल्दी से वो झगड़ा कर सकता है, किसी से भी झगड़ सकता है, इसको झगड़ने से बिल्कुल डर नहीं लगता है। वैसे ये अवस्था होती है ऐसी है जिसके अंदर व्यक्ति को डर नाम की चीज़ बहुत कम लगती है, ठीक है ना, क्योंकि फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे में उसको डर नहीं लगता है, ठीक है ना, तो ऐसे अवस्था वाले व्यक्ति को बहुत कम डर लगता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और किस लिए वो झगड़ सकता है, देखो झगड़ने, ये झगड़ तो सकता है, लेकिन लेखक ने ये भी बताया है कि वो किस लिए झगड़ सकता है, तो वो इसलिए भी झगड़ सकता है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ठीक है ना, कैसी प्रतिष्ठा के लिए झगड़ सकता है, बबल के समान प्रतिष्ठा, यानी कि ऐसी छोटी छोटी प्रतिष्ठाएं जो बबल के समान होती है, बबल यानी छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं ना वो, अब गुब्बारे में कितनी देर तक हवा रह सकती है, थोड़ी देर बाद में गुब्बारा तो फटेगा, तो इसका मतलब बबल का मतलब यहाँ बताया गया है कि क्षणिक खत्म होने वाली जो प्रतिष्ठाएं होती हैं, यानी ऐसी प्रतिष्ठा जो उसको थोड़े समय के लिए मिलती है और बाद में ऑटोमेटिकली चली जाती है, तो क्षणिक प्रतिष्ठाओं के लिए भी वह झगड़ा करने के लिए तत्पर रहता है, ऐसी होती है सोल्जर वाली यानी कि 4th नंबर वाली अवस्था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आई होगी, ठीक है ना। फिर आती है 5वीं अवस्था, ठीक है ना, इवन इन द कैनन्स माउथ, 1 मिनट, इसी के अंदर है 4थी अवस्था के अंदर ही लिखा है इवन इन द कैनन्स माउथ, देखो ये एक बहुत बड़ी बात लिखी है, इवन इन द कैनन्स माउथ का मतलब ये है कि ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति को, कैनन का मतलब होता है तोप, और माउथ यानी उसका मुंह, तोप का मुंह, ठीक है ना, यानी ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति अगर ठान लेते हैं, ठीक है ना, अगर ठान लेते हैं कि इनको मतलब भय नहीं लगता है, और अगर इन्होंने ठान लिया ना तो ये तोप के मुंह में भी जा सकते हैं, इतनी मतलब इसके अंदर क्या होती है, पावर होती है, ठीक है ना, यानी इसके अंदर भय नहीं होता है, मौत का भय तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इस अवस्था यानी सैनिक अवस्था वाले व्यक्तियों को अगर तोप के मुंह में भी जाना पड़े तो इनको किसी प्रकार का भय नहीं लगता है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर लिखा है एंड देन द जस्टिस, और इसके बाद में कौन सी अवस्था होती है, जस्टिस यानी कि न्यायाधीश की अवस्था होती है, ठीक है ना, यानी इस अवस्था के अंदर व्यक्ति, यानी जो 5वीं अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर व्यक्ति वकीलों वाला काम करने लग जाता है, यानी कि सही क्या है और गलत क्या है, इस डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है ये व्यक्ति का थोड़ा बढ़ जाता है। 30 से लेकर के 45 की अवस्था की जो बात होती है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा बहुत इस एक व्यक्ति का ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि इसके पास में एक्सपीरियंस हो जाता है, कौन सा, अपनी जवानी का एक्सपीरियंस होता है, लवर यानी प्रेमी वाली अवस्था का एक्सपीरियंस होता है, स्कूल का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, तो ये जो सारे एक्सपीरियंस होते हैं, इन सारे एक्सपीरियंस व्यक्ति एक्सपीरियंसफुल व्यक्ति बन जाता है, ठीक है ना। तो 5वीं अवस्था में व्यक्ति क्या बन जाता है, जस्टिस बन जाता है, सही गलत की एकदम अच्छी परख उस व्यक्ति को हो जाती है। इन फेयर राउंड बैले विथ गुड कैपन लिनेट, देखो इस कवि ने मजाक भी किए, क्या किए हैं कि जो एक बात तो सही बताई है कि इस 5वीं अवस्था वाले व्यक्ति जो होता है इन फेयर राउंड बैली, राउंड यानी कि गोल गोल, और फेयर यानी कि सुंदर भी है, ठीक है ना, फेयर राउंडेड बैली, बैली क्या होती है, पेट, ठीक है ना, तो उसका जो पेट होता है एकदम सुंदर सा गोल गोल बन जाता है, ठीक है ना, यानी कि लेखक ने बेइज्जती तो की है लेकिन अलग ढंग से की है, यानी 5वीं अवस्था के अंदर जो व्यक्ति होते हैं
उसका जो पेट होता है वो गोल गोल हो जाता है लेकिन सुंदर होता है, ऐसा लेखक ने कहा है। ठीक है ना, गोल गोल सुंदर पेट के साथ में, और ऐसे सुंदर होता है जैसे विथ गुड कैपल लिनेड, गुड कैपल लिनेड, और कैपल का मतलब क्या होता है, चुज्जे भरे हुए। ठीक है, लिनेड यानी कि भरे हुए। ठीक है ना, यानी कि उसका जो पेट होता है ना गोल गोल, ऐसे लगता है जैसे उसने उसके अंदर चुज्जे भर रखे हो। ठीक है ना, गोल गोल जो उसका पेट बाहर होता है ना, ऐसा लगता है जैसे उसने उसके अंदर चुज्जे भर रखे हो। ठीक है, तो फिर लास्ट अगली वाली लाइन बताया विथ आईज शेवर एंड बर्डेड ऑफ फॉर्मल कट, जो उसकी आंखें होती हैं वो थोड़ी सी सेवर हो जाती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी कमजोर आंखें उसकी होने लग जाती है, यानी कि आंखें थोड़ी सी गहराई में जाने लग जाती है। ठीक है ना, और फिर इसने बताया है यस एंड बर्डेड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी होती है वो फॉर्मल कट में आ जाती है, यानी 5वीं अवस्था वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दाढ़ी रखते तो हैं लेकिन छोटी छोटी दाढ़ी रखते हैं, फॉर्मल कट में दाढ़ी रखते हैं। और फॉर्मल कट क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है ना, फॉर्मल कट वाली दाढ़ी उनको पसंद होती है। चलो नेक्स्ट करते हैं, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंट, और इस अवस्था के अंदर व्यक्ति जो होता है वो क्या कहता है, फुल ऑफ वाइज सॉज। ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान दिखने वाला व्यक्ति हो जाता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो जाता है। ठीक है ना, एंड मॉडर्न इंस्टेंट्स, और ऐसा व्यक्ति होता है जो आधुनिकता की सारी चीजें जानता है। ठीक है ना, मॉडर्न व्यक्ति यानी कि आधुनिकता की सारी चीजें वो व्यक्ति जानता है। ठीक है ना, आधुनिकता से पूरी तरह से रंगा हुआ व्यक्ति होता है। कौन सा, 5वीं अवस्था वाला व्यक्ति। आप ये मत सोचना कि आप अभी तक किशोर अवस्था के अंदर है या फिर युवा अवस्था के अंदर आप मॉडर्नाइजेशन को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बेटर नहीं है। आपसे मॉडर्नाइजेशन में वो ज़्यादा जानते हैं जो 30 से 40 के बीच में है। ठीक है ना, 5वीं अवस्था के बीच में, यानी कि 40, 45 या 50 तक के व्यक्ति जो होते हैं वो मॉडर्नाइजेशन के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और करंट नॉलेज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, यानी आसपास क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी उन व्यक्तियों को अच्छी तरीके से होती है। कौन सी, 5वीं अवस्था के व्यक्तियों को अच्छी जानकारी होती है इसमें। ठीक है, तो हो गई हमारी 5वीं अवस्था पूरी। ठीक है ना, अब है एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इसी के अंदर एक और लाइन लिखी है एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह अपने इस नाटक के भाग को अदा करता है, यानी कि अपनी जो भूमिका होती है नाटक में, उस नाटक की 5वीं भूमिका जो इसकी होती है उसमें भी वह अपना रोल निभाता है। ठीक है ना, फिर आती है द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालोन। देखो 6ठी अवस्था क्या कहते हैं, 6ठी अवस्था मतलब आफ्टर 50 ईयर्स। ठीक है ना, तो 50 साल के बाद वाली जो अवस्था आती है इसके अंदर क्या होता है, तो इस अवस्था के अंदर द 6th एज शिफ्ट यानी कि बदल जाती है इनटू द लीन यानी कि कमजोरी में। अब व्यक्ति की कमजोरियां सामने आने लग जाती है। ठीक है ना, तो 6ठी अवस्था व्यक्ति की कमजोरी के अंदर तब्दील हो जाती है। एंड स्लीपर्ड पेंटालोन, और स्लीपर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, अभी तक तो जो बंदा जूते पहना करता था अब स्लीपर पर आ जाता है, स्लीपर का मतलब होता है चप्पल पहनने लग जाता है। ठीक है ना, तो अब जो अभी तक जिसने जूते पहने थे अब वो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, और पेंटालोन थोड़ा कमजोर और थोड़ी मतलब अपने देसी के समान आ जाता है, यानी कि अभी तक तो जो मॉडर्नाइजेशन का व्यक्ति था अब वो एक देसी टाइप का व्यक्ति बन जाता है, नॉर्मल व्यक्ति बन जाता है, और पैरों के अंदर जूते पहनने लग जाता है। ठीक है ना, और फिर आता है विथ स्पेक्टिकल ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। देखो स्पेक्टिकल क्या होता है, स्पेक्टिकल मतलब गगल, चश्मा। ठीक है ना, जो चश्मा होता है वो कहाँ पर आ जाता है, आंखें गहरी और कमजोर होने के कारण चश्मा जो है वो नाक पर आ जाता है, और नोज यानी कि नाक पर आ जाता है। ठीक है ना, एंड फिर लिखा है यस एंड पाउच ऑन साइड, और पाउच क्या होता है, पाउच का मतलब होता है वह व्यक्ति जो होता है एक लंबा सा झोला वाला जो होता है ना बैग वो रखता है, लंबी कस वाला बैग आता है ना इधर रखता है। ठीक है ना, वो झोले वाला बैग जिसके अंदर वो अपनी जरूरी चीजें चश्मा वगैरह वगैरह उसके अंदर रखता है, तो झोले वाला बैग जो होता है वो उसके साइड में आ जाता है, यानी कि अब साइड में बैग रखने लग जाता है। ये होती है 6ठी अवस्था। ठीक है ना, फिर है हिज यूथफुल यूथ when lived a world too wide for his son sank। ठीक है ना, उसके जो
अभी तक जो उसने ह्यूज पहने रहते, ठीक है ना, ह्यूज का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे मोजे होते हैं उनको भी यूज कह सकते हैं, ठीक है ना। जो ह्यूज मतलब हौजरी आइटम जो होते हैं ना, ऊनी कपड़े वाले जिसके अपन पैरों के अंदर पहनते हैं, तो वो जो होते हैं वेल सेव्ड यानी कि जिसको उसने अच्छी तरीके से सेव करके रखे थे उनको वो पहनने लग जाता है, यानी पुराने पुराने जो मोजे होते हैं उनको पहनने लग जाता है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं जो ढीले पड़े हुए पायजामा वगैरह होता है ना, उनको भी वो पहनने लग जाता है, यानी घर में जो चीज होती है वो भी वो पहनने लग जाता है, यानी कि अब पहनावे में उसका मॉडर्नाइजेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। और फिर आगे वाली लाइन के अंदर बताया गया है अ वर्ल्ड टू वाइड, ठीक है ना, अ वर्ल्ड टू वाइड, ये संसार बहुत बड़ा लग जाता है उसको, ठीक है ना। टू टू वाइड फॉर एज, हाँ फॉर एज श्रंक सैंक, श्रंक का मतलब होता है कमजोर और दुबले, और सैंक का मतलब होता है टांग, लेग, ठीक है ना, याद रखना श्रंक के नीचे लिख देना लेग, ठीक है ना, लेग यानी कि टांग, जो उसकी दुबली पतली कमजोर टांगे होती हैं उसके लिए संसार बहुत बड़ा लगने लग जाता है, ठीक है ना। वर्ल्ड टू वाइड का मतलब है ये संसार बहुत बड़ा लगने लग जाता है उसकी कमजोर टांगों के लिए, उसकी टांगे ज्यादा कमजोर हो जाती है तो उसको संसार बहुत ज्यादा बड़ा लगने लग जाता है। अब छोटी दूरी भी उसके लिए ज्यादा बड़ी लगने लग जाती है क्योंकि उसकी टांगे इतनी ज्यादा काम नहीं करती हैं, ठीक है ना। एंड इज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, और उसकी जो बड़ी भारी आदमी वाली आवाज थी, ठीक है ना, बिग मैनली वॉइस यानी उसकी जो बड़ी भारी आदमी वाली जो आवाज थी किसकी, उस व्यक्ति की, अब इसमें टर्निंग यानी कि थोड़ी चेंज हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है ना, अगेन यानी कि वापस बदल जाती है टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, और जिस प्रकार छोटे बच्चे जो ट्रेबल पाइप यानी उसके समान जो आवाज निकालते हैं, छोटे बच्चे चिल्लाते 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 आवाज निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसकी चिल्लाहट के समान जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसकी आवाज वापस बच्चों की तरह बदल जाती है, यानी वह व्यक्ति कभी कभी तो बच्चा था ही, अब उसकी वापस वो आवाज जो होती है उस बच्चों के समान निकलने लग जाती है, यानी आवाज के अंदर थोड़ी चिल्लाहट निकलने लग जाती है। कौन सी अवस्था के अंदर, छठी अवस्था के अंदर, ठीक है ना, उसकी आवाज किसमें परिवर्तन हो जाती है, बच्चों की आवाज के समान परिवर्तन हो जाती है, ठीक है ना, पुनः बच्चों वाली आवाज आ जाती है, यानी एक तो वो जब वो खुद बच्चा था, अब वो जब वो छठी अवस्था में प्रवेश करता है तो बच्चों के समान आवाज करने लग जाता है, ठीक है ना। एंड विसल इन हिज साउंड, और उसकी जो आवाज होती है ना उसके अंदर विसल आने लगती है, विसल का मतलब क्या होता है, सीटी, ठीक है ना, यानी जब वो बोलता है तो सीटियां बजने लग जाती है। अब सीटियां बजने लग जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में सीटियां बजने लगती हैं, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब वो बोलता है एक तो चिल्लाहट होती है, दूसरा उसके दांत नहीं होते, ठीक है ना, तो दांत नहीं होता है तो इसकी वजह से उसकी आवाज में श्वास जो होती है ना वो सीधी निकल जाती है, तो इसका मतलब है कि उसकी आवाज के अंदर सीटियां बजने लग जाती है, ठीक है ना। फिर है लास्ट सीन ऑफ ऑल, यानी कि जो सातवीं अवस्था है, यानी कि सारे सीनों का जो लास्ट सीन है यानी व्यक्ति की सातवीं अवस्था है, यानी आफ्टर 70 एंड 75 ईयर्स अबव, यानी कि इस अवस्था में 70-75 अवस्था जो 70-75 साल की अवस्था होती है उसके बाद वाली जो अवस्था होती है उसके अंदर ये इसने बताया है, ठीक है, क्या बताया है, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट्स एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो उसकी अजीबोगरीब घटनाएं थी हिस्ट्री की वो सबका क्या होने लग जाता है, एंड होने लग जाता है, यानी अब उसके जीवन की कोई घटनाएं शेष नहीं रह जाती है, सारी घटनाओं का क्या होने लग जाता है, एंड होने लग जाता है। अब सारी घटनाएं उसके साथ जो घटित होती थी अब सारी अवस्थाएं घटने खत्म होने लग जाती है। इन सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेड ऑब्लिवियन, ठीक है ना, तो उसका जो दूसरा बचपन था वो वापस आ जाता है, ठीक है ना, उसका दूसरा बचपन वापस शुरू हो जाता है। एक तो पहले वाला बचपन, ठीक है ना, रोना चिल्लाना झगड़ना थोड़ा बहुत जो था, खेलना बच्चों के समान रखना, और जो बुद्धिमानी थी वो बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति बन जाता है, ठीक है ना, तो ये दूसरा जो बचपन होता है वो सब उसके वापस आ जाता है। एंड मेयर ऑब्लिवेशन, यानी कि उसकी जो भूलने की आदत होती है, विस्मृतियाँ, ठीक है ना, जिसको अपन भूलना कहते हैं, ठीक है ना, तो वो उसकी बढ़ने लग जाती है, स्मृतियां उसकी बढ़ने लग जाती है, यानी भूली बिसरी यादें उसके सामने आने लग जाती है। फिर कहा है लास्ट वाली लाइन के अंदर लेखक ने कहा है सेंस टीथ, यानी ऐसी अवस्था के व्यक्ति सेंस टीथ यानी कि बिना दांतों के हो जाते हैं। सेंस आइज यानी आंखें होती तो हैं लेकिन काम नहीं करती, तो सीधी सी बात है बिना आंखों का व्यक्ति हो जाता है। एंड सेंस टेस्ट, टेस्ट यानी कि आनंद या टेस्ट यानी कि स्वाद, ठीक है ना, तो जिंदगी के अंदर किसी प्रकार का आनंद नहीं रहता है या फिर जिंदगी में किसी प्रकार का स्वाद नहीं रहता है, ठीक है ना,
ठीक है ना, सारी स्वाद की जो संवेदनाएं होती हैं वो पूरी खत्म हो जाती है। सेंस एवरीथिंग, लास्ट में विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी कि कुछ भी अब उसके जीवन के अंदर नहीं बचता है। तो इस प्रकार से 7 अवस्थाओं के अंदर व्यक्ति जीता है। आप इन सातों अवस्थाओं को लिखिए और अच्छी तरीके से समझिए। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। मेरी आवाज़ आपके पास अगर प्रॉपरली आती है तो इसकी जो आपके पास में बुक है, अच्छी तरीके से बुक के अंदर इसको लिखिए और इसको पढ़िए। और जितने भी जो स्पेशल स्पेलिंग्स हैं जिसको इस पोइम के हिसाब से लिखा गया मैंने अपने हिसाब से बताया, उनको आप अलग से लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि इंग्लिश का है, सबके काम आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।